हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग टीजीटी सोशल साइंस के अंतर्गत पॉलिटिकल साइंस की क्लास 10 की जो पुस्तक है एनसीईआरटी की, उसका अध्ययन करेंगे। और आप लोग की इस एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस की जो बुक है, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है सत्ता की साझेदारी। इसके पहले की क्लासेस में हम लोगों ने एनसीईआरटी क्लास 10 की सोशल साइंस के इकोनॉमिक विषय के 2 चैप्टर का अध्ययन कर लिया है और उसका थ्योरेटिकल पार्ट्स और एमसीक्यू यानी बहुविकल्पी प्रश्न का भी हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है। अब देखिए, आज की क्लास से हम लोग पॉलिटिकल साइंस का अध्ययन करना शुरू करेंगे और इसमें भी 2 चैप्टर हम लोग करेंगे। उसके बाद फिर दूसरे विषय यानी या तो इतिहास या तो भूगोल का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, जैसा कि आपके इस पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी के क्लास 10 का जो पहला चैप्टर है उसका नाम क्या है? सत्ता की साझेदारी, यानी इसको इंग्लिश में कहा जाता है पावर शेयरिंग। तो किसी भी देश में देखिए, जो शासन प्रशासन होता है वो किस तरीके से वहाँ के लोगों को साझेदार बनाकर वहाँ के लोगों को शामिल करके चलाया जाता है, यही सब बातें इसमें पढ़नी। इसमें कुछ देशों का उदाहरण दिया गया है, जैसे एक यूरोपियन कंट्री का उदाहरण दिया गया है बेल्जियम का, फिर एक एशिया के देश का उदाहरण दिया गया है श्रीलंका का, फिर एक पश्चिम एशिया के देश लेबनान का थोड़ा सा इसमें उदाहरण दिया गया है कि इन देशों ने किस प्रकार से अपने देश में सत्ता का साझेदारी के रूप में उपयोग किया, किसका सबसे अच्छा उपयोग था, किसका उपयोग उतना अच्छा नहीं माना जाता। इन सारी चीज़ों को हम लोग को देखना है। तो सबसे पहले भी हम लोग देख लेते हैं कि सत्ता की साझेदारी कहते किसे हैं, सत्ता की साझेदारी का क्या उद्देश्य होता है, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं, इसके उदाहरण कहाँ कहाँ हैं, इन सब चीज़ों को देखते हैं। तो चलिए आइए देखा। हाँ देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि सत्ता की साझेदारी किसे कहते हैं, सत्ता की साझेदारी का क्या अर्थ होता है। सत्ता की साझेदारी, पावर शेयरिंग, ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? एनसीईआरटी सोशल साइंस क्लास 10 की जो है पॉलिटिकल साइंस की बुक के बाद जो पहले चैप्टर है उसका अध्ययन हम कर रहे हैं। तो देखिए, किसी राज्य की सत्ता या शासन को विभिन्न सामाजिक, राजनैतिक, क्षेत्रीय या प्रशासनिक समूहों के बीच बांटना ताकि सभी को निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी का अवसर मिले और सत्ता का केंद्रीकरण न हो। यानी किसी राज्य यानी किसी देश में जो शासन है, जो सत्ता है, उसको वहाँ के विभिन्न प्रकार के लोगों में सामाजिक आधार पर, राजनीतिक आधार पर, क्षेत्रीय आधार पर या फिर प्रशासनिक आधार पर बांट देना ताकि सभी लोगों को देश से संबंधित निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में भागीदारी मिल सके और जो केंद्रीकरण है वो ना हो। ठीक है, तो ये होता है सत्ता की साझेदारी का अर्थ। अब देखिए, सत्ता की साझेदारी का उद्देश्य क्या होता है, सत्ता की साझेदारी किस लिए की जाती है। तो पहला देखिए, इसका उद्देश्य क्या होता है कि सत्ता का दुरुपयोग रोकना। अगर कोई व्यक्ति एक ही व्यक्ति शासन चलाएगा या एक ही लोगों का प्रभुत्व रहेगा किसी देश में, तो वो क्या कर सकते हैं? दुरुपयोग कर सकते हैं। दूसरा उद्देश्य क्या है कि सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देना, यानी किसी देश में अलग अलग वर्ग के लोग रहते हैं तो सबको प्रतिनिधित्व देना, किसी को ऐसा न लगे कि उसका अनदेखा किया जा रहा है। तीसरा उद्देश्य क्या है? लोकतंत्र को मजबूत करना। इससे क्या होता है कि लोकतंत्र को मजबूती मिलती है। जैसे कि लोकतंत्र की परिभाषा क्या है कि ऐसी शासन प्रणाली जिसमें जो शासक होगा वो जनता के द्वारा चुना जाएगा और फिर वह जनता के लिए ही कार्य करेगा। अगला उद्देश्य देखिए, सामाजिक सद्भाव बनाए रखना, ये इसके महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अब देखिए, आपको देखना है कि ये सत्ता के साझेदारी के उदाहरण किस प्रकार, कैसे इसको समझेंगे। तो आपकी पुस्तक में देखिए बेल्जियम का उदाहरण दिया गया है। अभी मैं आपको एनसीईआरटी की बुक में भी इसके बारे में दिखाऊंगा। तो बेल्जियम में देखिए क्या किया गया है कि बेल्जियम में डच बोलने वाले और फ्रेंच बोलने वाले जो लोग थे उनके बीच बहुत लंबे समय से मतभेद था। मतभेद किस प्रकार का था कि जो डच वाले लोग थे उनकी जो है जनसंख्या फ्रेंच बोलने वालों लोगों से अपेक्षाकृत अधिक थी, लेकिन जो उनकी बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है वहां पर फ्रेंच बोलने वाले लोगों की संख्या 80% थी और इनकी संख्या कम थी। और जो फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं
ये लोग जो पढ़े लिखे थे और धनी थे, अमीर थे, तो इनके यहाँ टकराव होने की समस्या थी। तो बाद में देखिए वहां पर इस टकराव को बचाने के लिए सत्ता की साझेदारी की गई। और कैसे की गई कि दोनों भाषाई समुदायों को समान संख्या में मंत्रियों का प्रतिनिधित्व दिया गया, यानी दोनों समुदाय के लोगों को मंत्री बना दिया गया। दोनों को शिक्षा और संस्कृति जैसे विषयों पर निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी गई, यानी दोनों समुदायों को ये आज़ादी दी गई, स्वतंत्रता दी गई कि वो शिक्षा और संस्कृति जैसे विषयों पर निर्णय स्वयं ले सकते हैं। इसके बाद जो वहाँ की राजधानी ब्रुसेल्स थी, वहाँ पर भी दोनों समुदायों को बराबरी का प्रतिनिधित्व दिया गया, क्योंकि ब्रुसेल्स में जो है फ्रेंच लोगों की जनसंख्या 80% थी और डच लोग 20% थे, तो वहाँ भी उनको बराबरी का प्रतिनिधित्व दिया गया। यह सत्ता की साझेदारी का एक सांप्रदायिक या भाषाई साझेदारी का उदाहरण कहा जा सकता है, यानी यहाँ पर सांप्रदायिक आधार पर या भाषाई आधार पर सत्ता को साझेदारी के रूप में बांट दिया गया। अब देखिए अपने देश का उदाहरण देखिए, अपने देश में किस प्रकार से सत्ता की साझेदारी की जाती है। यहां पर देखिए अपने देश में देखिए दो प्रकार से सत्ता की साझेदारी की जाती है, एक क्षैतिज रूप से और दूसरी ऊर्ध्वाधर रूप से। क्षैतिज रूप से देखिए कैसे की जाती है, अपने देश में देखिए विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का विभाजन कर दिया जाता है और इन तीनों को समान अधिकार प्रदान किए जाते हैं और ये एक दूसरे को ऐसा नहीं है कि ऑर्डर दें या एक दूसरे को प्रतिनिधित्व करें, इनका अपना अपना अधिकार होता है और ये अपने अपने फैसले लेते हैं। यदि किसी की स्तर पर अगर कोई प्रॉब्लम होती है, किसी अंग के द्वारा कोई गड़बड़ी होती है, तो अगला अंग उसमें सुधार करता है। तो इस तरीके से अपने देश में ये जो है क्षैतिज सत्ता की साझेदारी की गई। जैसे देखिए उदाहरण के लिए संसद कानून बनाती है, सरकार उसे लागू करती है, यानी विधायिका कानून बनाएगी, कार्यपालिका उसे लागू करेगी और अदालत उसकी समीक्षा करती है। यदि उस कानून में कोई प्रॉब्लम है, कोई कमी है, तो न्यायालय के द्वारा उसकी समीक्षा की जाएगी और उसको सुधार करने के लिए कहा जाएगा, या फिर अगर वो देश के अनुकूल नहीं है तो उस संविधान को अवैध घोषित, उस जो कानून है उसको अवैध घोषित कर दिया जाए। उसके प्रकार देखिए अपने देश में दूसरा प्रकार जो है ऊर्ध्वाधर सत्ता की साझेदारी है। इसमें देखिए क्या होता है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय निकायों के बीच सत्ता का विभाजन जो है ऊपर से नीचे की तरफ कर दिया जाता है। इसमें क्या था कि क्षैतिज सत्ता की साझेदारी, क्षैतिज का मतलब क्या होता है कि सभी तीनों को एक समान स्तर पर रखा गया, किसी को ऊंचा नीचा नहीं, यानी सबके अधिकार जो है बराबर हैं और कोई किसी को ज्यादा अधिकार नहीं दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या है कि वर्टिकल किया गया है, ऊपर से नीचे की ओर, यानी उदाहरण के लिए देखिए जैसे भारत में पंचायती राज व्यवस्था, जहां गांव स्तर पर भी निर्णय लेने का अधिकार होता है, यानी कुछ केंद्र सरकार के अधिकार की चीजें होती हैं, कुछ राज्य सरकार की होती हैं और कुछ स्थानीय सरकारों को भी अधिकार दिए जाते हैं जिस पर निर्णय वो अपने से स्वतंत्रता पूर्वक ले सकते हैं। तो ये देखिए क्या है, ऊर्ध्वाधर है, यानी इसका मतलब कि एक दूसरे के ऊपर अपनी बातों को थोपा नहीं जाता है। इसके अलावा देखिए सामाजिक समूहों के बीच साझेदारी होती है अपने यहाँ, अपने देश में। देखिए ये क्या है कि यहाँ पर अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों को आरक्षण द्वारा शासन में भागीदारी प्रदान की जाती है। इस वर्ग के लोगों को आरक्षण देकर उनको शासन में भागीदार बनाया जाता है। अब देखिए सत्ता की साझेदारी जरूरी क्यों है, क्या जरूरत है इस प्रकार की सत्ता की साझेदारी। तो देखिए लोकतंत्र के जो 3 स्तंभ हैं, जिसमें समानता, स्वतंत्रता और न्याय, इन तीनों स्तंभों को बेहतर तरीके से बनाए रखने के लिए लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी जरूरी है और इसके द्वारा जो है लोकतंत्र का सफल संचालन भी किया जाता है। इसकी वजह से इसको करना जरूरी है। तो देखिए पहला क्या है कि सत्ता की साझेदारी से सामाजिक समूहों के मध्य टकराव की आशंका समाप्त हो जाती है। दूसरा उद्देश्य देखिए इसका क्या है, इससे राष्ट्र तनाव और टकराव न होने से हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता समाप्त हो जाती है। अगला क्या है कि सत्ता की साझेदारी दे देने से राजनीतिक व्यवस्था में स्थायित्व आता है, यानी इससे राजनीतिक व्यवस्था में स्थायित्व आता है, किसी भी प्रकार का टकराव नहीं होता है और सामाजिक समूहों में टकराव की आशंका
नहीं रह जाती है। के बाद फिर देखिए, जो बहुसंख्यक समुदाय है वह अपनी इच्छा अल्पसंख्यकों पर थोप कर अल्पकाल के लिए खुश हो सकता है, परंतु इससे आगे चलकर देश की एकता और अखंडता खंड खंड हो सकती है। इसीलिए इसमें देखा जाता है कि जो बहुसंख्यक वर्ग है उसको भी अधिकार दिया जाए और जो अल्पसंख्यक वर्ग है उसको। इसके बाद फिर देखिए, सत्तारूढ़ बहुसंख्यक वर्ग की मनमानी से अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों ही आहत हो सकते हैं। यानी अगर सत्ता में बहुसंख्यक लोग रहेंगे तो उससे क्या होगा कि अल्पसंख्यकों का भी नुकसान होगा, बहुसंख्यकों का भी नुकसान होगा। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इससे सबका साथ सबका विकास का आदर्श स्थापित हो जाता है। यानी इससे क्या होता है कि पूरी तरीके से लोकतंत्र की स्थापना होती है और इसमें सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ कार्य किया जाता है। वही वैध सरकार कह जाती है जो सत्ता की साझेदारी बांटकर सभी समूहों को शासन व्यवस्था में एकजुट कर लेती है। युक्तिपरक सत्ता की साझेदारी लाभकारी परिणाम देती है, जबकि नैतिक तर्क तनाव और संघर्ष के वातावरण की उत्पत्ति करता है। यानी उक्तिपरक सत्ता का मतलब हो गया कि लाभ हानि के आधार पर, क्या लाभ है क्या नुकसान है, इस आधार पर अगर सत्ता की साझेदारी कर दी जाएगी तो बेहतर होता है, और नैतिक आधार पर अगर किया जाता है तो उसमें क्या होता है, तनाव और संघर्ष की संभावना बनी रहती है। तो इस प्रकार देखिए, जो सत्ता की साझेदारी होती है वो लोकतंत्र की आत्मा है और यह विभिन्न समूहों के बीच संतुलन बनाकर समाज में एकता, समावेशिता और स्थिरता सुनिश्चित करती है। ठीक है, अब देखिए इस जो क्षैतिज सत्ता की साझेदारी है इसको देखिए किस प्रकार से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। तो देखिए, जो क्षैतिज सत्ता की साझेदारी उसका अर्थ है सत्ता का विभाजन सरकार के विभिन्न अंगों के बीच जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच कर दिया जाए, जिससे देश में किसी भी प्रकार का विवाद न हो। इससे नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था भी बनी रहती है। इसकी देखिए विशेषताएं क्या होती हैं क्षैतिज सत्ता की साझेदारी की। सभी अंग समान स्तर पर होते हैं, इसलिए इसे क्षैतिज कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सभी को एक ही स्तर पर रखा जाता है। इसके बाद ये एक दूसरे को संतुलित और नियंत्रित करते हैं। यानी अगर किसी से कोई मिस्टेक हो रहा है, कोई कमी हो रही है, तो वो अगला उसको संतुलित कर देता है और नियंत्रित भी करता है। इसके अलावा देखिए, यह लोकतंत्र की सुरक्षा करता है ताकि कोई भी अंग अपनी शक्ति का दुरुपयोग न कर सके। यानी यहाँ पर कोई भी अंग अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं कर पाता है। जैसे ही दुरुपयोग करने का प्रयास करता है तो अगला दूसरा जो अंग है उसको रोक देता है। इसके अलावा देखिए, यहाँ पर नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा भी होती है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, अपने देश भारत में अभी हम लोगों ने देखा कि विधायिका कानून बनाती है जैसे संसद, कार्यपालिका उन कानूनों को लागू करती है जैसे प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल, कार्यपालिका अपना सत्ता का उपयोग संसद के अधीन रहकर करती है। यानी संसद के अधीन रह के ही करती, संसद के दायरे से बाहर जाकर मनमानी नहीं करती है। न्यायपालिका की नियुक्ति देखिए कार्यपालिका के द्वारा की जाती है, फिर भी न्यायपालिका उस पर नियंत्रण बनाए रखती है। यानी न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका यानी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है, लेकिन फिर भी बाद में राष्ट्रपति के द्वारा लागू किए कानूनों पर भी न्यायपालिका नियंत्रण रखती है। न्यायपालिका यह देखती है कि कानून संविधान के अनुसार है या नहीं। जैसे सुप्रीम कोर्ट, देखिए अपने देश में न्यायपालिका में जो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोच्च है, वो क्या है? सुप्रीम कोर्ट। तो वह देखती है कि जो भी कानून बनाया गया है वो संविधान के अनुसार है कि नहीं। सुप्रीम कोर्ट को यदि कोई कानून असंवैधानिक लगता है तो वह उसे रद्द भी कर सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए ये क्या है कि क्षैतिज सत्ता की साझेदारी काम करती है। अब देखिए दूसरा जो है हम लोगों ने देखा अभी, ऊर्ध्वाधर सत्ता की साझेदारी यानी वर्टिकल पावर शेयरिंग। इसको देखिए कैसे परिभाषित किया जाएगा। सत्ता का विभाजन सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच यानी केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार के बीच यानी उच्च से निम्न स्तर की तरफ कर दिया जाता है। तो इस प्रकार की जो सत्ता होती है उसको ऊर्ध्वाधर सत्ता साझेदारी कहा जाता है। इसकी देखिए विशेषताएं क्या होती है कि इसमें सत्ता ऊपर से नीचे की ओर बांटी जाती है, इसलिए इसे ऊर्ध्वाधर कहा जाता है। हर स्तर की सरकार के पास अपने अपने अधिकार और जिम्मेदारियां होती हैं। सभी स्तरों को संवैधानिक मान्यता प्राप्त होती है जैसे अपने देश भारत।
अब देखिए भारत में ऊर्ध्वाधर सत्ता की साझेदारी के उदाहरण देखिए, जैसे केंद्र सरकार, यूनियन गवर्नमेंट, ये देखिए पूरे देश से संबंधित विषयों पर निर्णय लेती है, जैसे रक्षा, विदेश नीति, रेल सेवा। उसी प्रकार से देखिए राज्य सरकार, ये अपने राज्य से जुड़े विषयों पर काम करती है, जैसे पुलिस, स्वास्थ्य, कृषि, यानी सबके अधिकार देखिए बांट दिए जाते हैं और सब अपने अधिकारों का बेहतर तरीके से उपयोग करते हैं और अपने राज्य को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। उसके अलावा देखिए जो तीसरा स्तर है वो स्थानीय निकाय है। इसमें देखिए गांव में पंचायत और शहरों में नगर निगम जैसी संस्थाएं जल, सफाई, सड़क जैसे स्थानीय मुद्दों पर कार्य करती हैं और इनको संविधान के द्वारा अधिकार भी प्रदान किए गए होते हैं। ठीक है, तो ऊर्ध्वाधर जो सत्ता साझेदारी है, इससे प्रशासन अधिक लोकतांत्रिक और प्रभावी बनता है, क्योंकि हर स्तर की सरकार को जनता के निकटतम स्तर पर कार्य करने का अधिकार मिलता है। अब देखिए एक छोटा सा टर्म है एथनिक या जाति क्या होता है, यानी ये आपके एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है किसको एथनिक या जाति कहा जाता है। तो देखिए ऐसा सामाजिक विभाजन जिसमें हर समूह अपनी अपनी संस्कृति को अलग मानता है, यानी यह साझी संस्कृति पर आधारित सामाजिक विभाजन है। किसी भी जाति समूह के सभी सदस्य मानते हैं कि उनकी उत्पत्ति समान पूर्वजों से हुई है और इसी कारण उनकी शारीरिक बनावट और संस्कृति एक जैसी है, यानी इसमें जो वर्ग के लोग होते हैं उनको लगता है कि हमारी जो उत्पत्ति हुई है एक ही पूर्वज से हुई है और हमारी जो शारीरिक बनावट है और संस्कृति है उसी की वजह से एक जैसी है। इसमें देखिए यह जरूरी नहीं होता कि इसके जो सदस्य हैं वो एक धर्म के मानने वाले हों या उनकी राष्ट्रीयता एक हो, यानी इसमें अलग अलग धर्म के मानने वाले भी हो सकते हैं या उनकी राष्ट्रीयता भी अलग हो सकती है। जैसे देखिए हम लोग देखते हैं कि अपने देश के जो पूर्वोत्तर राज्य के जो निवासी हैं उनको देखिए देखने से लगता है कि सभी राज्यों के लोग एक जैसे ही हैं, लेकिन उसमें क्या है कि कुछ लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं, कुछ लोग क्रिश्चियन धर्म को मानते हैं, कुछ लोग हिंदू धर्म के भी हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों की जो शारीरिक बनावट है, रंग रूप है, एक ही जैसा दिखता है। तो इससे क्या है कि ये एथनिक या जाति का उदाहरण ये माना जा सकता है। ठीक है, अब देखिए एथनिक या जाति शब्द का अर्थ क्या होता है। तो देखिए एथनिक या जाति शब्द का अर्थ होता है ऐसे लोगों का समूह जो समान संस्कृति, भाषा, धर्म, नस्ल या इतिहास साझा करते हैं, यानी उनकी भाषा एक हो सकती है, संस्कृति हो सकती है, धर्म हो सकता है, नस्ल हो सकता है या उनका कोई इतिहास हो सकता है जिसको वो साझा करते हैं। अब देखिए जातीय समूह क्या होता है। तो देखिए जातीय समूह वह समुदाय होता है जिसकी अपनी पहचान होती है, एक जैसी भाषा बोलते हैं, एक जैसा धर्म या संस्कृति को मानते हैं, समान पूर्वजों या इतिहास से जुड़े होते हैं और अपनी विशिष्ट पहचान बनाए रखना चाहते हैं। जैसे देखिए अभी मैंने आप लोग को बताया कि नॉर्थ ईस्ट के राज्य, उसी प्रकार से देखिए भारत में जाति समूह में जैसे तमिल, मराठी, पंजाबी, बंगाली, आदिवासी समुदाय के लोग जो है एक ही तरह की संस्कृति को अपनाते हैं। सभी लोगों के अपने रीति रिवाज, भाषा और परंपराएं अलग अलग हैं। उसी प्रकार से देखिए श्रीलंका में सिंहली और तमिल लोग जो है दो प्रमुख जाति समूह हैं और इन जातियों समूहों का जो है संस्कृति और भाषा अलग अलग है, जिसकी वजह से वहाँ पर देखिए लंबे समय तक संघर्ष चल रहा था। अमेरिका में देखिए श्वेत, लैटिनो, एशियाई आदि लोग हैं और ये सब विभिन्न जाति समूह के। ठीक है, फिर देखिए अगला जो टर्म है वो बहुसंख्यकवाद, यानी बहुसंख्यकवाद किसे कहते हैं। तो देखिए यह मान्यता कि अगर कोई समुदाय बहुसंख्यक है तो वह अपने मनचाहे ढंग से देश का शासन कर सकता है और इसके लिए वह अल्पसंख्यक समुदाय की जरूरत या इच्छाओं की अवहेलना कर सकते हैं। यानी यह एक मान्यता है, एक विचारधारा है जो कहती है कि किसी देश के अंदर यदि एक वर्ग विशेष की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, वो बहुसंख्यक है, तो वो अल्पसंख्यकों की इच्छाओं की अवहेलना कर सकता है, उनके अधिकारों का दमन कर सकता है। तो ये विचारधारा यही बताती है। ठीक है, अब देखिए फिर एक छोटा सा टर्म है गृह युद्ध। गृह युद्ध किसे कहते हैं।
देखिए, जब किसी देश में सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई ऐसा रूप ले ले कि वह युद्ध जैसा लगने लगे तो इसे गृह युद्ध कहा जाता है। यानी अपने देश के अंदर ही सरकार विरोधी लहर जो है बहुत तीव्र हो जाए और वो युद्ध जैसी प्रतीत होने लगे तो इसको क्या कहते हैं, गृह युद्ध। अब देखिए, युक्ति परक क्या होता है। जब किसी काम को देखिए हानि लाभ के हिसाब से सावधानी पूर्वक हिसाब लगाकर किया जाता है और फैसला लिया जाता है और पूरी तरह से वह नैतिकता पर आधारित फैसले से अलग होता है, तब इसको कहा जाता है युक्ति। ठीक है। अब देखिए, अगला टर्म है दबाव समूह। ये जितने भी टर्म मैं आप लोग को इसमें करा रहा हूं सब आपके किताब से रिलेटेड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, ऐसे संगठनों को जो सरकार या राजनीतिक निर्णयों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं लेकिन स्वयं चुनाव नहीं लड़ते। यानी ये ऐसे संगठन होते हैं जो सरकार और उसके फैसलों को प्रभावित करते हैं लेकिन चुनाव स्वयं नहीं लड़ते। इनको देखिए कैसे परिभाषित किया जा सकता है कि दबाव समूह वे संगठित समूह होते हैं जो अपने सदस्यों के हितों की रक्षा या विशेष मांगों को पूरा करवाने के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं, परंतु वे सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से चुनाव में भाग नहीं लेते। यानी ये सत्ता के लालची नहीं होते, इनको सत्ता नहीं चाहिए, बल्कि ये अपने वर्ग से अपने लक्ष्यों के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं और सरकार से उसको मांग करते हैं। इनकी देखिए विशेषताएं क्या होती हैं। ये संगठन राजनीतिक दलों से अलग होते हैं, यानी ये किसी कोई राजनीतिक दल नहीं होते हैं। इनका उद्देश्य नीतियों को प्रभावित करना होता है, न कि सरकार बनाना। यानी ये सरकार की पॉलिसीज को प्रभावित करते हैं, खुद सरकार बनाना नहीं चाहते हैं। ये जनमत तैयार करके प्रदर्शन करते हैं, याचिका डालते हैं, हड़ताल करते हैं या मीडिया के माध्यम से सरकार के ऊपर दबाव डालते हैं। भारत में देखिए कुछ प्रमुख दबाव समूह हैं, जिसमें देखिए भारतीय श्रमिक संघ है जो अपने देश में मजदूरों के अधिकारों के लिए सरकार पर दबाव डालता है। उसी प्रकार से देखिए अखिल भारतीय किसान सभा है जो किसानों की समस्याओं के लिए हमेशा सरकार पर दबाव डालती है। इसका उदाहरण देखिए आप लोगों ने देखा है कि कई बार अपने देश में दिल्ली में किसानों का आंदोलन किया जा सका है और इसमें देखिए एक किसान नेता है जिनको राकेश टिकैत के नाम से जाना जाता है, तो वो इसके अगुवा के रूप में हर बार वहां पर प्रदर्शन में शामिल होते हैं। उसी प्रकार से देखिए कुछ और दबाव समूह हैं जैसे फिक्की और एसोचैम। ये देखिए क्या है, उद्योगपतियों और व्यापारियों के हित के लिए सरकार के ऊपर दबाव डालते हैं और सरकार की नीतियों को जो है प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। उसके अलावा देखिए दलित पैंथर्स है, ये दलितों के अधिकारों के लिए प्रयास करता है। उसी प्रकार से देखिए नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है चलाया गया था, वो जो है गुजरात राज्य में जो सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा था उसके वजह से जो आदिवासी लोग प्रभावित हो रहे थे उनके लिए, तो वहाँ पर पर्यावरण और विस्थापित होने वाले लोगों के हितों के लिए इस प्रकार के दबाव समूह ने आंदोलन चलाया था। तो दबाव समूह जो है लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं क्योंकि ये जनता की आवाज़ को सरकार तक पहुँचाने का काम करते हैं और नीतियों में संतुलन लाते हैं। ठीक है। अब देखिए सत्ता की साझेदारी के कुछ प्रमुख उदाहरण हैं जो हम लोग देख सकते हैं। जैसे देखिए क्या है, ये आपके एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए बंबई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार को आदेश दिया कि वह तत्काल कार्रवाई करे और मुंबई के 7 अनाथालयों के 2000 बच्चों के रख रखाव में सुधार करे। यहाँ पे देखिए क्या दिख रहा है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका का उदाहरण दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर यह प्रत्यक्ष सत्ता भागीदारी का उदाहरण है जिसमें न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका में सत्ता की साझेदारी हो रही है। यानी यहाँ पर न्यायपालिका कार्यपालिका को आदेश दे रही है कि जो मुंबई के अनाथालय हैं वहाँ के बच्चों के रख रखाव में सुधार किया जाए। उसी प्रकार से देखिए कनाडा के ऑन्टेरियो प्रांत की सरकार ने वहां के मूल निवासी समुदाय के साथ जमीन के दावों का निपटारा करने पर सहमति दे दी। स्थानीय मामलों के लिए जवाबदेह मंत्री की घोषणा की कि सरकार मूलवासी समुदाय के साथ पारस्परिक समान सहयोग की भावना से काम करेगी। तो यहाँ पर देखिए क्या है, ये सत्ता की ऊर्ध्वाधर भागीदारी का उदाहरण है। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य सत्ता की भागीदारी का उदाहरण है। इसमें मूल निवासियों, सामाजिक समुदायों और सरकार के बीच अंतर की भागीदारी हो रही है। यानी यह ऊर्ध्वाधर सत्ता की साझेदारी का उदाहरण है।
ठीक है। उसी प्रकार से देखिए, रूस की दो प्रभावशाली राजनीतिक पार्टियां द यूनियन ऑन राइट फोर्सेज और लिबरल याब्लोस्को मूवमेंट ने एक मजबूत दक्षिणपंथी गठबंधन बनाने के लिए अपने संगठन के विलय का फैसला लिया। इनका प्रस्ताव है कि अगले संसदीय चुनाव में हम उम्मीदवारों की साझी सूची बनाएंगे। ये देखिए, यह उदाहरण जो है, यह एक राजनीतिक दल दबाव समूह तथा आंदोलन का रूप प्रकट कर रहा है। इसमें सत्ता की साझेदारी दो राजनीतिक दलों के बीच हो रही है। उसी प्रकार से देखिए, नाइजीरिया के विभिन्न प्रांतों के वित्त मंत्रियों ने एकजुट होकर मांग की कि संघीय सरकार अपनी आमदनी के स्रोतों को घोषित करे, और वे यह भी जानना चाहते थे कि विभिन्न प्रांतों के बीच राजस्व का बंटवारा किस आधार पर होता है। तो यानी यहाँ पर देखिए क्या किया जा रहा है कि सत्ता की साझेदारी विभिन्न स्तरों में होने वाली कार्यों के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत है। इसमें सत्ता की साझेदारी संघीय और राज्य सरकारों के बीच हो रही है, यानी वहां पर सत्ता का तीसरा स्तर नहीं है, बल्कि केंद्र और राज्य सरकार है। और राज्य सरकार यह जानना चाहती है कि केंद्र सरकार किस प्रकार से कौन कौन से मदों पर खर्च कर रही है और उनकी आमदनी का स्रोत कैसा है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए, इस जो चैप्टर में इतनी जो बातें हैं वो महत्वपूर्ण हैं और आप लोगों के एग्जाम के लिए और आपकी जानकारी के लिए बहुत ही जरूरी है। अब इन सब चीज़ों को देखिए हम एनसीईआरटी की बुक में भी देख लेते हैं कि किस प्रकार से इसको आपको दिखाया गया। चलिए देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर अभी मैंने बताया कि दो देशों का महत्वपूर्ण उदाहरण लिया गया है, एक बेल्जियम और श्रीलंका। तो इसमें देखिए क्या है कि बेल्जियम जो है एक यूरोपीय देश है, एक छोटा सा देश है जिसकी जनसंख्या देखिए हमारे हरियाणा राज्य से भी कम है। और इस बेल्जियम देश की सीमा जो है फ्रांस से मिलती है, नीदरलैंड से मिलती है और जर्मनी के साथ साथ लग्जमबर्ग से भी मिलती है, यानी ये 4 देशों के साथ सीमा साझा करता है। और इसकी जो आबादी है वो 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है, यानी हरियाणा की आबादी की आधी। अब देखिए यहाँ की जो सामाजिक बनावट है, जाति जो यहाँ की है बहुत जटिल है, क्योंकि देश की कुल आबादी का 59% जो हिस्सा है वो फ्लेमिक इलाके में रहता है और ये लोग क्या करते हैं, डच बोलते हैं। उसी प्रकार से देखिए यहाँ के 40% जो लोग हैं वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और वो लोग फ्रेंच बोलते हैं। बाकी 1% जो लोग हैं जर्मन बोलते हैं और राजधानी ब्रुसेल्स के 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच भाषा। ये सारी चीजें अभी मैंने आप लोग को बताई। अब देखिए ये बेल्जियम का जो है मैप है, इसमें देखिए जो येलो कलर से दिख रहे हैं ये लोग डच भाषी हैं, यानी फ्लेमिश इलाके में रहते हैं। उसी प्रकार से देखिए ये जो रेड कलर से दिख रहे हैं ये लोग वेलोन इलाके में रहते हैं और ये लोग जो है फ्रेंच भाषी हैं। उसके बाद देखिए यहाँ साइड पर जो रेड रेड है और ऐसे ऐसे क्रॉस क्रॉस किया गया है, ये लोग देखिए जर्मन भाषी लोग हैं। उसके अलावा देखिए जो राजधानी ब्रुसेल्स है इसमें देखिए जो फ्रेंच भाषी लोग हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। तो इस प्रकार से देखिए ये बेल्जियम में लोगों का विभाजन है, किस आधार पर, भाषा के आधार पर। क्योंकि भाषा के आधार पर ये लोग इस तरीके से बटे हुए हैं और ये लोग अलग अलग देश के जो है निवासी माने। ठीक है, अब उसी प्रकार से देखिए जो दूसरा उदाहरण दिया गया है वो श्रीलंका का है। श्रीलंका देखिए क्या है कि एशिया का एक छोटा सा द्वीपीय देश है जो तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इसकी आबादी देखिए हरियाणा की आबादी के लगभग बराबर है। यहाँ पर देखिए क्या समस्या है कि यहाँ की कुल आबादी में जो जनसंख्या है वो 74% जो है सिंहलियों की है और उसके बाद यहाँ पर तमिल लोगों की जनसंख्या है और ये कुल आबादी की 18% है, जिसमें देखिए जो श्रीलंकाई मूल के तमिल हैं वो 13% है और बाकी जो लोग हैं भारतीय मूल के तमिल हैं, यानी हिंदुस्तानी तमिल है। तो हिंदुस्तानी तमिलों में जो है और जो श्रीलंकाई तमिल हैं इन दोनों लोगों के द्वारा सिंहलियों के प्रति जो है एक ऐसी भावना रहती है कि इनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, उनको महत्व नहीं दिया जा रहा है। ये जो भारतीय मूल के तमिल हैं ये अंग्रेजी काल में यानी औपनिवेशिक काल में यहाँ पर बागानों में काम करने के लिए लाए गए थे, ये उन्हीं लोगों की संतान है। अब देखिए हम श्रीलंका के नक्शे को देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि किस प्रकार से यहाँ पर जो अलग अलग लोगों का देखिए निवास है। यहाँ पर देखिए इसमें दिखाया जा रहा है कि ये जो येलो कलर से बीच में जो दिख रहा है ये सिंहलियों का है और इसके बाद देखिए जो साइड साइड से
आप लोग को दिख रहा ऑरेंज कलर का, ये श्रीलंकाई तमिल हैं। और उसके बाद देखिए कहीं कहीं बीच बीच में जो ब्राउन ब्राउन कलर के दिख रहे हैं, ये भारतवर्षी तमिल है। और कहीं कहीं बीच बीच में जो है थोड़ा मुसलमान लोग भी हैं जो तमिल भाषा बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, बहुत ज़्यादा बिखराव है, बहुत ज़्यादा विविधता है। अब इसी विविधता बिखराव की वजह से यहाँ पर आपस में टकराव होता रहता है। और यहाँ की सरकार ने कानून बनाकर बहुसंख्यकों को ज़्यादा अधिकार दिए और यहाँ की जो सिंहली भाषा थी उसको राजभाषा भी घोषित कर दिया। इसके अलावा देखिए विद्यालयों और सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता देने की नीति बनाई गई। संविधान में प्रावधान भी किया गया कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा दे, यानी जो सिंहली लोग थे वो बौद्ध मत को मानने वाले थे। तो इनको देखिए यहाँ पर भेदभाव का शिकार होना पड़ा, किसको, तमिलों को, जिसके वजह से देखिए यहाँ पर गृह युद्ध जैसी समस्या शुरू हो गई। और यह गृह युद्ध जो है बहुत लंबे समय तक चला। 1980-84 के समय तक ये जो गृह युद्ध शुरू हुआ और 2009 ईस्वी तक बहुत बृहद रूप से चला। और इसको वहाँ पर एक जो है विरोधी संगठन था जिसको LTTE के नाम से जाना जाता है, यानी लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलम, जिसका नेतृत्व देखिए एक प्रभाकरन नामक व्यक्ति के द्वारा किया गया था। और इसी की वजह से देखिए अपने देश के जो प्रधानमंत्री, भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे जो राजीव गांधी, उनकी देखिए हत्या भी हो गई थी इसी मैटर की वजह से। तो ये मैटर देखिए श्रीलंका का बहुत ही विकट मैटर था। इन लोगों ने अपने देश में जो सत्ता की साझेदारी थी वो बेहतर तरीके से नहीं की थी। यहाँ पर इन लोगों ने बहुसंख्यकवाद को बढ़ावा दिया, बल्कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों का जो है उतना ख्याल नहीं रखा। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए जो है समस्या देखी गई। ठीक है, अब इन्हीं सारी चीज़ों को हम लोग को देखना है, समझना है कि किस प्रकार से बेल्जियम ने समझदारी की और उसने अपने देश के संविधान में संशोधन करके अपने देश में सभी लोगों को समान अधिकार दिए, सभी लोगों को समान प्रतिनिधित्व दिए और उनके लिए संविधान में संशोधन करके सारी सुविधाएं प्रदान की। देखिए यहाँ पर एक बोर्ड दिख रहा है, साइन बोर्ड, जो फ्रेंच भाषा में भी लिखा हुआ है और डच भाषा में भी लिखा हुआ है। इसका मतलब यह है कि देखिए यह बेल्जियम की एक बस्ती का पता है जहाँ पर फ्रेंच और डच दोनों भाषाओं में दिशा की जानकारी दी गई। इससे क्या हो रहा है कि वहाँ पर सभी लोगों को समान अधिकार, महत्व दिया जा रहा है। उसके बाद फिर देखिए ये बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स के यूरोपियन यूनियन के मुख्यालय का इमेज है, यानी यूरोपियन यूनियन ने अपना एक मुख्यालय भी बनाया है ब्रुसेल्स में। और यहाँ पर यूरोपियन यूनियन के 27 देश जो हैं मेंबर हैं, यानी 27 देशों का आवागमन यहाँ पर होता रहता है और यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई टकराहट नहीं देखने को। ठीक है, और जो फ्रेंच की सरकार, जो यहाँ की बेल्जियम की सरकार थी, वहाँ ने अपने यहाँ तीसरे स्तर की सरकार का भी गठन किया है, जिसको देखिए सामुदायिक सरकार के नाम से जाना जाता है। और इस सरकार का चुनाव देखिए सामुदायिक स्तर पर एक ही भाषा बोलने वाले लोगों के द्वारा किया जाता है। जैसे देखिए डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले समुदाय के लोग चाहे वे जहाँ भी रहते हों इस सामुदायिक सरकार को चुनते हैं, यानी अपनी सामुदायिक सरकार को कहीं भी रह के चुन सकते हैं, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, इस सरकार को देखिए संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर फैसले लेने का अधिकार दिया गया। ये अपने संस्कृति से संबंधित फैसला ले सकते हैं, अपने शिक्षा से संबंधित और अपने भाषा से। तो ये इस प्रकार से देखिए यहाँ पर दिखाया गया है और कहा जा रहा है कि ये बेल्जियम का जो मॉडल है थोड़ा जटिल लगता है, लेकिन इसने अपने आप को गृह युद्ध से बचा लिया। यहाँ पर किसी भी प्रकार की बहुसंख्यकवाद की कोई झलक नहीं दिखती है। ठीक है, तो ये अब आपको देखिए क्या कहा गया है कि इन दोनों देशों में जो उदाहरण दिया गया है किसका बहुत बेहतर। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर एक और उदाहरण दिया गया इमेज के माध्यम से। ये देखिए जर्मनी का उदाहरण है और यहाँ पर देखिए इस गाड़ी में 2 स्टीयरिंग दिखाई गई, यानी ये दिखाया जा रहा है कि किसी एक देश की सत्ता को 2 लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है, यानी ये गठबंधन की सरकार है, यानी 2 लोग एक ही देश को चला रहे हैं। और ये देखिए कहा गया है कि जर्मनी में 2 पार्टियां थी, एक क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी और दूसरा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। इन दोनों पार्टियों ने आपस में गठबंधन करके इस देश का शासन चलाना शुरू किया। दोनों चुनाव लड़ते हैं, जब एक पार्टी हार जाती है तो दूसरी पार्टी जीतने वाली पार्टी के साथ गठबंधन कर लेती है और दोनों लोग मिलकर देश की सरकार को चलाते हैं और वहाँ पर नीतिगत मामलों पर अलग अलग पक्ष देते हैं और फिर देश को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है,
तो सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है इसके बारे में अभी हम लोगों ने देखा। अब देखिए यहाँ पर कुछ कार्टून के माध्यम से उदाहरण दिए गए हैं जो बेल्जियम के बारे में है, कोलंबो के बारे में है, और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर लेबनान का उदाहरण दिया गया है। यहाँ पर एक खलील नाम का बच्चा है और वो बता रहा है कि उसको जो लेबनान की व्यवस्था है वो बहुत अजीब लगती है, उसको बहुत सही नहीं लगता है। यहाँ पर देखिए क्या व्यवस्था की गई है कि लेबनान की राजधानी देखिए बेरूत है। यहाँ पर क्या किया गया है कि यहाँ पर लोगों को धर्म के आधार पर जो है सत्ता में साझेदारी प्रदान की गई। जैसे देखिए यहाँ पर देश का राष्ट्रपति जो है मेनोराइट पंथ के कोई कैथोलिक व्यक्ति को बनाया जाता है, जबकि सुन्नी वर्ग का जो मुसलमान होता है वो प्रधानमंत्री बनता है, और उप प्रधानमंत्री का पद जो है ऑर्थोडॉक्स ईसाई लोगों को दिया जाता है, जबकि संसद के अध्यक्ष का पद जो है शिया मुसलमान को दिया जाता है। तो इस व्यवस्था को खलील कहता है कि ये व्यवस्था सही नहीं है, बल्कि इस व्यवस्था के आधार पर क्या होना चाहिए था कि लोगों को बहुमत के आधार पर चुना जाना चाहिए। यानी इसे जो है धर्म के आधार पर ऐसा करना सही नहीं है। लोगों को चुनाव कराना चाहिए और चुनाव में जिसको वहाँ की जनता के द्वारा चुना जाए उसको इसमें जो है लाया जाए। इस तरीके से करना सही नहीं। देखिए यहाँ लिखा है ना कि सिर्फ चुनाव कराइए, हर किसी को चुनाव लड़ने की आज़ादी दी जाए, जिसे सबसे ज़्यादा वोट मिले वो राष्ट्रपति बने, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो। लेकिन जिन बड़े बुजुर्गों ने गृह युद्ध देखा है उनका कहना है कि मौजूदा व्यवस्था ही शांति की सबसे अच्छी गारंटी। लेकिन उसका कहना है कि यहाँ पर कई बार गृह युद्ध हो चुके हैं, तो जिन बुजुर्गों ने गृह युद्ध की सिचुएशन को देखा है उनके द्वारा कहा गया कि यही व्यवस्था बहुत सही है, क्योंकि इस व्यवस्था के रहने से देश में किसी भी प्रकार की टकराहट नहीं हो। लेकिन खलील को लगता है कि ये व्यवस्था सही नहीं। ठीक है, इसको देखिए ये कार्टून के माध्यम से दिखाया गया है विक्रम और बेताल के। अब देखिए उस सत्ता की साझेदारी का क्या क्या महत्व है, क्या बातें हैं, ये सब चीजें हम लोगों ने देख लिया। और यहाँ पर देखिए एक और कार्टून दिखाया गया है जिसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति जो है जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो है एक बग्घी पर बैठे हुए हैं, और दोनों लोग इस घोड़े की लगाम को अपने हाथों से पकड़े हुए हैं। और घोड़े के देखिए पीठ पर क्या लिखा हुआ है, डेमोक्रेसी। यानी ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग दोनों लोग जो हैं लोकतंत्र को आगे बढ़ाएंगे और दोनों लोग मिलकर लोकतांत्रिक व्यवस्था को दुनिया में फैलाएंगे और हम लोग ही लोकतंत्र के अगुवा हैं। तो ये सारी बातें जो है आपको इस किताब में कार्टून के माध्यम से दी गई। ठीक है, अब ये सारी चीजें आपकी क्लास इस किताब में। ठीक है, तो आज की क्लास में देखिए मैंने आप लोगों को आपका ये जो सत्ता की साझेदारी वाला चैप्टर था उसको बेहतर तरीके से आप लोगों को समझाने का प्रयास किया, और इसमें जितनी भी महत्वपूर्ण बातें थी उसको भी मैंने बताया, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में भी आई। ठीक है, अब इसके देखिए आगे की क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण MCQ हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं, उसका भी अध्ययन करेंगे। इस पाठ में देखिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था, जितना भी था मैंने आप लोगों को बता दिया। यदि आप लोगों को लगता है कि कुछ और भी चीज़ें इसमें जाननी चाहिए तो आप लोग कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसको भी नेक्स्ट क्लास में आपके सामने प्रस्तुत कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप लोगों ने मेरी इस क्लास में अपने आप को इतने देर तक बनाए रखा, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।